नमस्कार। कुछ नाम इतिहास में ऐसे दर्ज हो जाते हैं जो सिर्फ एक ही घटना की वजह से जाने जाते हैं। और आज हम एक ऐसे ही नाम की कहानी में उतरेंगे। नाथूराम गोडसे, वही शख्स जिसने महात्मा गांधी की हत्या की। पर सोचने वाली बात यह है कि एक हत्यारा कुछ लोगों के लिए हीरो कैसे बन सकता है। यही वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। पिछले कुछ सालों में ना भारत में एक बहुत ही अजीब सी बात देखने को मिल रही है। देखिए, एक तरफ तो पूरी दुनिया गांधी को शांति का प्रतीक मानती है ना? लेकिन वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के हत्यारे को सम्मान दिया जा रहा है। और जैसा ये हेडलाइन इशारा कर रही है, गोडसे का ये जो महिमा मंडन है, वो भारत में बढ़ते हिंदू राष्ट्रवाद से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? कैसे शांति के ग्लोबल आइकन का हत्यारा कुछ लोगों की नजरों में हीरो बन गया? इस सवाल का जवाब, जैसा हम देखेंगे, आज के भारत की पहचान से बहुत गहराई से जुड़ा है। और ये हमें इतिहास, पॉलिटिक्स और आइडेंटिटी से जुड़े कुछ कह सकते हैं मुश्किल सवालों के सामने लाकर खड़ा कर देता है। तो चलिए इस विरोधाभास को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि आज के भारत में गोडसे को लेकर ये जो नया नजरिया बन रहा है, वो आखिर है क्या। तो देखिए, पिछले कुछ सालों में गोडसे को एक नए रंग में पेश करने की पूरी एक संगठित कोशिश हुई है। मतलब ये सिर्फ कोई स्मारक बनाने या किसी दिन का नाम बदलने तक की बात नहीं है। जब बड़े बड़े पॉलिटिकल फिगर्स उसे देशभक्त कहते हैं, तो ये असल में इतिहास को एक तरह से दोबारा लिखने की कोशिश है। एक ऐसी कहानी गढ़ने की कोशिश जिसमें गोडसे का किया हुआ काम देशभक्ति का काम लगे। लेकिन सवाल फिर वही कि ये सब हुआ कैसे। इस नए सम्मान की जड़ें कहाँ हैं? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे जाना होगा और उस शख्स और उसकी सोच को समझना होगा जिसने ये सब किया। तो ये है नाथूराम विनायक गोडसे। वो महाराष्ट्र के एक चित्पावन ब्राह्मण परिवार से आता था। अब ये एक ऐसा समुदाय है जिसका राजनीति और राष्ट्रवाद में ऐतिहासिक रूप से एक बड़ा रोल रहा है। और गोडसे शुरू से ही हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों में बहुत गहराई से जुड़ा हुआ था। ऐसे संगठन जिनकी भारत को लेकर जो सोच थी, वो गांधी की सोच से कह सकते हैं बिल्कुल उलट थी। उसका जो ये कट्टरपंथी रास्ता था, वो 1930s के दशक में शुरू हुआ। वो आरएसएस से जुड़ा, फिर हिंदू महासभा में काफी एक्टिव हो गया और यहाँ तक कि उसने अपना खुद का एक उग्रवादी ग्रुप हिंदू राष्ट्र दल भी बनाया। लेकिन इन सब के पीछे, इन सभी एक्टिविटीज को एक साथ जोड़ने वाला जो सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस था, वो था विनायक दामोदर सावरकर का। सावरकर ने ही वो विचारधारा गढ़ी जिसने गोडसे के एक्शन को एक दिशा दी। अब सावरकर की सोच का जो सेंटर पॉइंट था, वो था हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट। देखिए, ये सिर्फ हिंदू धर्म नहीं है, बल्कि ये एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। ये भारत को एक ऐसे देश के तौर पर देखती है जिसकी पहचान उसकी कॉमन हिंदू संस्कृति और इतिहास से बनती है। और यही आइडियोलॉजी, यही विचारधारा गोडसे के एक्शन के पीछे की असली ड्राइविंग फोर्स थी। जब गोडसे पर मुकदमा चला तो उसने कोर्ट में अपना मकसद बिल्कुल साफ साफ बताया। उसकी नज़र में गांधी की जो अहिंसा की पॉलिसी थी और जिस तरह वो मुसलमानों से सुलह की बात करते थे, वो भारत को सिर्फ कमज़ोर नहीं कर रहा था। नहीं, उसके लिए तो ये हिंदू राष्ट्र के साथ एक सीधा सीधा धोखा था, एक विश्वासघात। अब देखिए, गोडसे के ये जो इतने कट्टर विचार थे, वो यूं ही हवा में पैदा नहीं हुए थे। ये तपे थे 20वीं सदी की सबसे दर्दनाक, सबसे भयानक घटनाओं में से एक की आग में। 1947 का भारत का खूनी बंटवारा। ये वादा था ब्रिटेन के आखिरी वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन का, लेकिन अफसोस ये इतिहास के सबसे बुरी तरह टूटे हुए वादों में से एक साबित हुआ। उस वादे का क्या हुआ? जमीनी हकीकत बिल्कुल उल्टी थी। बंटवारे की इंसानी कीमत भयानक थी। करीब करीब 1,20,00,000 लोग रातों रात बेघर हो गए। ये मानव इतिहास के सबसे बड़े माइग्रेशंस में से एक था। बंटवारे ने ना पूरे सबकॉन्टिनेंट को हिंसा की आग में झोंक दिया था। ये जो दर्द था, जो पीड़ा थी, वो सोच से भी परे थी। और इसी ने माहौल में ऐसा जहर घोला, नफरत और डर की ऐसी जमीन तैयार की, जिसका असर दशकों तक भारत की राजनीति पर पड़ता रहा। और अविश्वास और हिंसा के इसी माहौल में वो दिन आया जब एक आदमी का जुनून और एक देश की किस्मत आपस में टकरा गए। तारीख थी 30 जनवरी 1948। जगह नई दिल्ली का बिरला हाउस। गांधी जी अपनी शाम की प्रार्थना सभा की तरफ जा रहे थे।
और तभी नाथूराम गोडसे भीड़ से निकला, उनके ठीक सामने आया और उसने पॉइंट ब्लैंक रेंज से 3 गोलियां चला दी। गोडसे को मौके पर ही पकड़ लिया गया। फिर उस पर और उसके साथियों पर एक लंबा मुकदमा चला। आखिरकार 8 नवंबर 1949 को उसे मौत की सजा सुनाई गई और ठीक एक हफ्ते बाद 15 नवंबर को उसे फांसी दे दी गई। और इसी के साथ हम वापस आज के दौर में आते हैं। सोचने वाली बात यह है कि 75 साल से भी ज्यादा पुरानी इस एक घटना की गूंज आज भी इतनी तेज क्यों है? इसकी विरासत इतनी विवादित क्यों है? देखिए, गांधी की हत्या का जो इमीडिएट असर हुआ वो ये था कि पूरे देश में शोक और गुस्से की लहर दौड़ गई। हिंदू महासभा की इमेज को बहुत बड़ा झटका लगा और आरएसएस जैसे संगठनों पर तो सरकार ने कुछ वक्त के लिए बैन भी लगा दिया था। तो असल में ये जो टकराव था ना, वो सिर्फ 2 लोगों के बीच का नहीं था। ये लड़ाई थी भारत के आइडिया को लेकर। 2 बिल्कुल अलग विजन्स की लड़ाई। एक तरफ था गांधी का विजन, एक सेक्युलर, एक ऐसा देश जहां सभी धर्मों को बराबर हक मिले, और दूसरी तरफ था गोडसे का विजन, एक ऐसा राष्ट्र जिसकी पहचान सिर्फ और सिर्फ हिंदू संस्कृति यानी हिंदुत्व से हो। और ठीक इसीलिए आज के दौर में गोडसे का सम्मान करना इतना सिंबॉलिक है। ये सिर्फ उस एक ऐतिहासिक व्यक्ति के बारे में नहीं है, ये एक तरह का कोड है। ये जताने का एक तरीका है कि आप भारत के भविष्य को लेकर किस पॉलिटिकल विजन के साथ खड़े हैं। तो फिर क्या था वो, हत्यारा या देशभक्त? शायद इस सवाल का जवाब उतना जरूरी नहीं है जितना ये फैक्ट कि आज ये सवाल पूछा जा रहा है। यही वो बंटी हुई विरासत है जो भारत को बार बार ये सोचने पर मजबूर करती है कि वो आखिर बनना कैसा देश चाहता है। और ये एक ऐसी बहस है जो आज भी जारी है।